नमस्कार, मैं हूं दीपाली नंदा और आप सभी का स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। मौसम तेजी से बदल रहा है और मौसम बदलते ही खांसी, बुखार, सांस से जुड़ी बीमारियां दस्तक देना शुरू कर देती हैं। लेकिन जब यही लक्षण H1N1 जिसे हम आम भाषा में स्वाइन फ्लू कहते हैं, इससे जुड़े हो तो सवाल सिर्फ बीमारी तक नहीं रहता। सवाल ये हो जाता है कि आखिर इसकी पहचान कैसे की जाए, किस समय आप डॉक्टर के पास जाएं और कौन से लोग हैं जिन्हें ये खतरा सबसे ज्यादा परेशान कर सकता है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ज्यादातर लोग फ्लू से अपने आप ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं या फिर ऐसे लोग जो पहले से ही गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस का खतरा बढ़ सकता है। तो इन तमाम सवालों पर आज हम खास तौर पर बातचीत करेंगे खास पैनल के साथ। हमारे साथ शो में मौजूद हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी मेडिसिन में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर राजेश चावला, और साथ ही हमारे साथ शो में शामिल हो रही हैं द विमेन हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर पुण्या चोपड़ा, और हमारे साथ जुड़ गए हैं पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट डॉक्टर समीर भाटी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज के कंज्यूमर अड्डा में। तो डॉक्टर चावला से ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी डिस्कशन की। सर, सबसे पहले एक बुनियादी सवाल जो सभी के मन में अब भी रहता है जब भी ये मौसम बदलता है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे, जब हम स्वाइन फ्लू की बात करते हैं, H1N1 वायरस की बात करते हैं, सामान्य फ्लू से ये किस तरह से अलग है? ये सामान्य फ्लू से बिल्कुल अलग नहीं है। ये एक तरह का फ्लू ही है। H1N1 एक तरह का इन्फ्लुएंजा ए का एक टाइप है, जिसमें ये जब फैलता बहुत तेजी से है। ये जब होता है 2009 में सबसे पहले शुरू हुआ था, उसके बाद बीच बीच में हम देखते रहते हैं, बट इस साल केसेस बहुत ज्यादा हैं। ये इन्फेक्शन 24 घंटे जब आपको सिम्टम आते हैं उससे पहले ही इन्फेक्शियस हो जाता है, दूसरे व्यक्ति को हो सकता है, और 3 से 5 दिन तक फैला सकता है। आप इससे बात करते हैं, खांसी करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, उसको शेक हैंड करते हैं, आंखों के पास ले जाते हैं और ये वायरस इनहेल करते हैं और आपको सिम्टम हो जाते हैं। मोस्टली लोगों को अभी भी ये माइल्ड फ्लू की तरह ही, बट ये क्योंकि फैलता बहुत तेजी से है, सो पूरे के पूरा घर इससे इन्वॉल्व हो जाता है और उन सबको ये सिम्टम होते हैं। जैसा आपकी बता रही थी, बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज, एल्डरली, CKD, जिनको किडनी की डिजीज है, हार्ट डिजीज है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, मेलिग्नेंसी है, उनमें ये ज्यादा खराब हो सकता है। H1N1 में क्या है, सामान्य फ्लू से इसलिए अलग है कि इसमें कुछ व्यक्तियों को सीरियस इलनेस होती है। सीरियस इलनेस से मतलब उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, उनको रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। अभी भी हमारे पास बहुत सारे व्यक्ति दाखिल हैं जिनको के ऑक्सीजन की जरूरत है। फॉर्चुनेटली इससे ज्यादा कोई मृत्यु अभी तक नहीं देखी गई, बट इनको ऑक्सीजन की जरूरत काफी देर तक पड़ती है और कई दफा तो घर भी हम ऑक्सीजन पे भेजते हैं, बट मोस्टली लोग ठीक हो जाते हैं। बट इसकी पहचान करना जरूरी है और जिन व्यक्तियों के मैंने नाम लिए, इनको खास करके जो इसकी मेडिसिन है वो सिम्टम के विदिन 48 आवर्स दे देना जरूरी है। अगर घर पे हैं और ये डायग्नोज कर लेते हैं, टेस्ट हो गया है, तो 48 आवर्स के अंदर मेडिसिन सल्टामावीर होती है वो ले सकते हैं। बट उसके बाद घर जो माइल्ड पेशेंट है उसको लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो दाखिल होता है वो जब भी दाखिल होता है हम ये दवाई देते हैं। बिल्कुल, जो इसके लक्षण है, जिस तरह से डॉक्टर चावला ने कहा, वो सामान्य फ्लू जैसे ही रहते हैं, लेकिन 48 घंटे बाद हो सकता है अगर आपको कोई सुधार नहीं दिखता है तो आपको डॉक्टर की सलाह यहाँ पर लेना जरूरी हो जाता है। डॉक्टर पुण्या, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि लक्षण एक जैसे हैं, सर्दी, बुखार आना, जुकाम हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, तो ऐसे में जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से आप डेजिग्नेट करती हैं? क्या हर मरीज का ट्रीटमेंट एक जैसा होता है या फिर रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इसमें आगे ट्रीटमेंट में मदद मिलती है? ऑलराइट, तो डॉक्टर चावला, आपसे ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने ही बताया कि लक्षण तो एक जैसे होते हैं, लेकिन माइल्ड जिनको होता है तब वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन 48 घंटे बाद अगर ये सीवियर जाता है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। तो ऐसे में ट्रीटमेंट को आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? क्या इसमें रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ट्रीटमेंट रहता है? नहीं, 48 घंटे में मैंने ये कहा कि घर में जो माइल्ड पेशेंट हैं और डायग्नोज हो गए हैं वो दवाई ले सकते हैं। अदरवाइज आपको जो कोमॉर्बिडिटीज हैं या जिनको सांस लेने में कठिनाई है, चेस्ट पेन हो रहा है, थोड़ा भी चलने से सांस फूल रहा है या उनमें ड्राउजीनेस आ रही है, ये रेड फ्लैग साइंस हैं।
ये होते ही आपको डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। ये सिम्टम चाहे पहले दिन हो और कभी हो। आजकल ऑक्सीमीटर सबके घरों में होता है। थोड़ा भी कुछ हो रहा है तो आप ऑक्सीमीटर से अपनी ऑक्सीजन देख सकते हैं। थोड़ा भी कोई इनमें से रेड फ्लैग साइन है तो आपको डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। ऑलराइट भाटी सर, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं स्वाइन फ्लू के बारे में, और हर साल हम देखते हैं कि 2 बार ये दस्तक देता है और तब सभी हमारी एजेंसीज भी चाक चौबंद हो जाती है, हर तरह से मुआयना लेती हैं कि जो सरकारी या फिर निजी अस्पताल में अरेंजमेंट कितने स्तर पर है, क्या कुछ है कि नहीं। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, क्या इसको अभी भी हम एक इंडिविजुअल डिजीज की तरह देख रहे हैं या फिर वाकई इसको पब्लिक हेल्थ इशू माना जाना चाहिए और समय रहते इसके इलाज पर जोर देना चाहिए? देखिए, फिलहाल जिस तरह से अभी आईसीएमआर ने भी बताया है कि H1N1 के अंदर सबसे पहले तो हम एक बार ये देखते हैं कि कोई वेरिएंट में बदलाव तो नहीं आया। फिलहाल जो भी सर्कुलेटिंग वेरिएंट है पहले से चला आ रहा वही है। दूसरा, अगर हम देखें तो पिछले 3 सालों का अगर हम डेटा देखें तो कोविड के बाद 2023 के अंदर भी एक बार इसके लगभग 13,000 के केसेस जो थे वो एनसीडीसी में रिपोर्टेड थे पोर्टल पे। उसके बाद हम देखें तो 2024 में 20,000 के करीब केसेस रिपोर्टेड थे। 25 का डेटा अभी नहीं है, पर केसेस इस तरह से इसके रिपोर्टेड हो रहे हैं। अब क्या है कि जैसा हम देखते हैं आजकल सर्विलेंस काफी ज्यादा बढ़ गया है। इनफैक्ट पोस्ट कोविड अगर हम देखें, दूसरा 2 चीजें हैं। एक तो सर्विलेंस बढ़ा है, इस वजह से नंबर ऑफ केसेस ज्यादा रिपोर्टेड होते हैं। और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में देखिए जितना जो नंबर होता है उससे एक्चुअल नंबर दूसरा होता है, क्योंकि सभी पेशेंट्स का टेस्ट या स्क्रीनिंग आमतौर पे नहीं होती है, उतने लार्ज स्तर पर सर्विलेंस नहीं होता है। ज्यादातर हम देखें तो अभी H1N1 को या H3N2 को, जो भी हमारे इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं, ये थ्रू आउट ईयर ज्यादातर हम आजकल देखने को इसमें मिलता है। जैसे आपने बात की कि 2 बार तो साल के अंदर इस तरह से सर्ज देखने को मिलती है, खास तौर पे मॉनसून के दौरान जैसा हम देखते हैं, क्योंकि इस टाइम ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर में बदलाव होता है, मॉइस्चर वगैरह ये सब होता है, तो ये वायरस के लिए एक तरह का सुटेबल उनके लिए पनपने के लिए ये एक एटमॉस्फेयर बन जाता है। दूसरा, इम्यूनिटी की भी अगर हम बात करें तो देखिए ये जिस तरह से लास्ट ईयर का डेटा देखें या पिछले 2-3 साल का हम डेटा देखें, तो इसमें उस तरह की नेचुरल इम्यूनिटी लोगों की नहीं बनती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर सर्ज देखने को मिलता है। फिलहाल अगर हम देखें भी तो देखिए पूरे देश के अंदर उस तरह से आपको सर्ज नहीं मिलेगा, पर पर्टिकुलरली एक-एक एरिया के अंदर ये कंटेंट रहता है। तो उस तरह से एक नेचुरल इम्यूनिटी नहीं बनती है। और साथ के साथ खासतौर पे हम H1N1 की या किसी भी तरह की हमारे फ्लू वाली वैक्सीन की बात करें तो फ्लू शॉट्स उस तरह से नहीं लिया जाता। तो एक वो भी फैक्टर रहता है जो कि इस तरह के सर्ज को कई बार कंट्रीब्यूट कर देता है। इस समय जैसे हम सलाह भी दी देखते हैं जाती कई है बार भाटी जी कि जब मौसम में बदलाव हो तो आप फ्लू वैक्सीन जरूर लें। और अब डॉक्टर पुन्या के पास मैं जानना चाहूंगी। डॉक्टर पुन्या, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एंटीवायरल दवाओं की बात करें तो कब शुरू करनी चाहिए? क्या 48 आवर्स का विंडो अभी भी आपको लगता है कि क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, जबकि WHO ये कहता है कि हाई रिस्क या फिर सीवियर पेशेंट को एंटीवायरल जल्द शुरू कर देनी चाहिए? एब्सोल्युटली मैम। सो विद इन फर्स्ट 48 आवर्स स्टार्ट करी हुई दवाइयां सबसे ज्यादा इफेक्ट लेती हैं, इसलिए जल्द से जल्द जो है दवाइयों को शुरू कर देना चाहिए। गाइडलाइन सजेस्ट 48 टू 72 आवर्स में हमें स्टार्ट करना चाहिए। ज्यादातर हम लोग सिर्फ सिवियर इन्फेक्शन के पेशेंट्स या फिर जिनको कोई कोमोर्बिड इलनेस है, जैसे कि सर ने बताया कि CKD या हार्ट डिजीज या लंग डिजीज या फिर कोई 65 साल से बड़े इंसान या फिर 5 साल से छोटे बच्चे, उनमें ज्यादा करते हैं दवाइयां। बट वैसे एज अ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस भी एक गोली हर घर के अंदर जहां पे ये फ्लू के मरीज हैं वहां पे हर मरीज को एज अ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मेडिसिन काफी सेफ है, उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते और काफी हद तक के पेशेंट्स वैसे तो रिकवर कर जाते हैं, बट सिवेरिटी ऑफ इलनेस में जरूर से मेडिसिन हेल्प करती है बाय डिक्रीजिंग द वायरल लोड। ओके डॉक्टर चावला, आपसे जानना चाहेंगे कि RT-PCR या फिर एक्सरे ये क्या हर एक मरीज को कराने की जरूरत होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो माइल्ड केसेस हैं उनको बिल्कुल कराने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम भी नहीं एडवाइस करते। जैसे एक नॉर्मल फ्लू को ट्रीट करते हैं, नॉर्मल इम्यूनो कॉम्पिटेंट अच्छी इम्यूनिटी वाला है, उसको कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। और
जिन व्यक्तियों के मैंने नाम लिए या जिनको सिम्टम ज्यादा हो रहे हैं उनके टेस्ट कराने चाहिए, क्योंकि अगर सबके टेस्ट कराने लगेंगे तो इतने केसेस हैं, जैसे डॉक्टर भाटी कह रहे थे हम 1700 2300 ऐसे केसेस कह रहे हैं, एक्चुअल में केसेस तो बहुत ज्यादा है, लोगों के पूरे घरों में है और हार्डली कोई भी टेस्ट कराता है, तो नंबर ऑफ केसेस तो कितने हजार होंगे, बट क्योंकि इसका मतलब ये है कि माइल्ड केसेस ज्यादा है, क्योंकि ये पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में आईसीयूज में भी मेरे पास पेशेंट्स हैं, वार्ड में भी पेशेंट्स हैं, और ये वो सारे पेशेंट हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, थोड़ा रेस्पिरेटरी फेलियर है, और ये लोग अगर इनको प्रॉपर सपोर्टिव केयर दें तो ये सब ठीक हो जाते हैं। सर, क्या इसके साथ दूसरे इन्फेक्शन होने का भी खतरा बना रहता है? हाँ, इनको एक आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आम जितने भी फ्लू है उनको किसी को कोई भी एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है, जो ज्यादातर ओवर यूज करी जाती है। ये सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, और जब डॉक्टर वो देखता है कि उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साइंस हैं, तब हम इनमें एंटीबैक्टीरियल देते हैं। खास करके अगर आपको बुखार हुआ है, वो ठीक हो गया था, फिर दोबारा से बुखार हुआ है, तो चांसेस हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बट नॉर्मल पेशेंट्स में कोई एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं है, जो लोग लेते हैं वो उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस सवाल में डॉक्टर पुन्या से पूछना चाह रही थी मैम, जिस तरह से हम देख रहे हैं राजधानी दिल्ली, केरल, कर्नाटक, यहाँ पर कई सारे केसेस जो है संख्या ज्यादा दिख रही है अगर हम दूसरे हिस्सों की बात करें, और अक्सर हम लोगों की एक मानसिकता रहती है, हम ज्यादातर घरों में देखते हैं एंटीबायोटिक आसानी से अवेलेबल हो जाती है, जैसे ही सर्दी जुकाम या फिर बुखार हुआ हम एंटीवायरल या फिर एंटीबायोटिक ले लेते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह से अपनी मर्जी से घर पड़ी हुई दवाई लेना कितना खतरा आपकी सेहत को दे सकती है? देखिए मैम, एंटीबायोटिक्स कोई साइड इफेक्ट फ्री मेडिकेशंस तो है नहीं, उनके अपने भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनसे पोटेंशियल एलर्जी के रिस्क भी होते हैं, उनसे एंटीबायोटिक इंड्यूस गैस्ट्रिक इश्यूज होने के बहुत ज्यादा, जैसे कि डायरिया या फिर इवन सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होने के रिस्क हो जाते हैं। इंडिया के अंदर आमतौर पर एंटीबायोटिक्स का फ्री यूसेज जो है ओवर यूज और मिस यूज ज्यादा ही कर देता है, और जैसे सर ने बताया था, वायरल इन्फेक्शन के अंदर अपने आप में एंटीबायोटिक बिल्कुल भी फायदा नहीं देती है, उल्टा नुकसान ही करती है, क्योंकि अपनी जो गट के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जिसके रहने से स्टमक कंपोनेंट ऑफ द फ्लू जो है वो अच्छे से इंप्रूव करता है और इम्यूनिटी अच्छे से हेल्प करती है बॉडी को रिकवरी में, वो कम हो जाती है। तो एंटीबायोटिक का यूज तो मैं बिल्कुल कहूंगी कि बिना डॉक्टर की सलाह लिए कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसे सर ने बताया कि कभी कभी ऐसे होता है कि हमारी खुद की बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जो होते हैं, क्योंकि वायरल इन्फ्लुएंजा जो एक वायरस है उसके शरीर में आने की वजह से जब इम्यूनिटी डाउन होती है, प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो अब वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अपने शरीर के ही बन सकते हैं, या फिर हमें बाहरी भी मिल सकते हैं किसी और को, जैसे स्ट्रेप थ्रोट हुआ या कोई और स्टमक का कोई और जैसे फूड बोर्न इन्फेक्शन हुआ, वो भी पनप सकता है। तो उन केसेस में एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ सकती है, पर वो हमेशा डॉक्टर की सलाह में, डॉक्टर की निगरानी में कि कौन सी एंटीबायोटिक बेस्ट रहेगी, कितने समय तक लेनी है, वो सब लेनी चाहिए। उसके अलावा हमें बिल्कुल एंटीबायोटिक का यूज जो है वो बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक यूज करने से कोई ऐसा ना हो कि अगली बार जब एक्चुअल बैक्टीरियल इन्फेक्शन आए तो उससे रेजिस्टेंस हो जाए। बिल्कुल, काफी इंपॉर्टेंट मैसेज यही है शो के जरिए कि आप कभी भी घर पर रखी हुई एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह से ना करें। समीर जी, आपके पास आना चाहूंगी। पहले जब हम आपसे बातचीत कर रहे थे तो हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन पर बातचीत कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि अभी भी अगर देश की बात की जाए तो सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन को लेकर उतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी होनी चाहिए, और शायद अगर ये अवेयरनेस बढ़ती है तो जिस खतरे की हम बात कर रहे हैं वो काफी हद तक कम हो जाए? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, किसी भी तरह की वायरल इन्फेक्शन को कंटेन करने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंटिव स्टेप ले पाएँ कि हम बीमारी को वहीं की वहीं उसको रोक पाएँ। जैसे कि अभी फ़िलहाल ये रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन जिस तरह से आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जिसमें H1N1, H3N2। अब वैक्सीन का देखिए जिस तरह से बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें क्या होता है, हमारा जो हाई रिस्क ग्रुप है, जिसके बारे में अभी बार-बार बात की जा रही है कि उनको प्रोटेक्ट करना होता है। वैक्सीन ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन को से आपको बचाएगी, मतलब आपको इन्फेक्शन तो हो सकता है, पर आपको जो बीमारी की गंभीरता है कि आपको हॉस्पिटलाइज़ेशन, उससे आप बच सकते हैं। तो इस वजह से वैक्सीन को लेकर बात की जाती है। पर
बिल्कुल 100% इसके बारे में अभी उतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, और लोग जिस तरह से फ्लू की वैक्सीन, ज्यादातर जब हम देखते हैं कि वायरल इन्फेक्शंस वगैरह बढ़ते हैं, ऐसी जब डिस्कशन होती है उस टाइम इसके बारे में बात करना शुरू होता है, बट आमतौर पे लोग फ्लू की वैक्सीन इन जनरल नहीं लेते हैं। प्रिवेंशन में सबसे पहले हम वैक्सीन की बात करते हैं, साथ ही साथ जैसे कि इस तरह के वायरल इन्फेक्शन में हमेशा हम ये देखते हैं कि वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी कैसी है, वो ट्रांसमिट कैसे हो रहा है। और खास तौर पे जैसा इसमें देखें कि इसके बारे में हम वैसे जानते हैं कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में खांसते, छींकते वक्त, बात करते वक्त। तो इस वजह से इसकी रोकथाम में सबसे बड़ा आपका फ्लू शॉट लेना एक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। खास तौर पे देखिए ज्यादातर क्या होता है कि बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं कि जो हेल्दी इंडिविजुअल हैं, बच्चे हैं कई बार, तो उनको उस तरह से लक्षण नहीं होते, पर घर के अंदर जैसे बुजुर्ग हो गए, एल्डरली लोग जो भी हो गए, या और दूसरे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए, तो उसमें कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल उनको वो इन्फेक्शन या उनको वो ट्रांसमिशन, जो वायरस का इन्फेक्शन उनको दे सकता है। तो उनके लिए कई बार किसी भी तरह के वायरस की अगर हम बात करें तो उनके लिए वो काफी ज्यादा घातक हो सकता है। तो इस वजह से जरूरी है कि एटलीस्ट जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनको मतलब वैक्सीनेशन के लिए थोड़ा हमें और ज्यादा अवेयर करना हम चाहिए, और यहाँ उनकी पर समीर वैक्सीनेशन जी एक होनी छोटा बहुत सा ज्यादा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि काफी तेजी से इसका संक्रमण फैलता है, तो ऐसे में कौन सी एहतियात है जो बरतना जरूरी है, इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में, जहां पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि स्वाइन फ्लू से आप खुद को, अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं, क्या कुछ लक्षण होते हैं, किस तरह से सामान्य फ्लू से अलग है, कौन से लोग हैं जिन पर ज्यादा खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। अब जो हम बातचीत करना चाह रहे हैं वो उस पर हम करेंगे कि आप रोकथाम कैसे कर सकते हैं, कौन सा हेल्थ प्रोटोकॉल है जो हर एक इंडिविजुअल को फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर चावला के पास मैं जानना चाहूंगी सर, आपने जिस तरह से कहा कि जो माइल्ड पेशेंट हैं वो खुद ब खुद घर में ठीक हो जाते हैं, 48 घंटे का आप वक्त दें, आपकी रिकवरी हो जाती है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, अगर कोई पेशेंट घर पर है, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि काफी तेजी से ये फैल रहा है, तो किस तरह से आप घर पर रहते हुए, आपको एक हेल्थ प्रोटोकॉल है जिसका पालन करना जरूरी है ताकि आप दूसरे सदस्यों तक संक्रमण ना लेकर जाएं? देखो, जब घर में किसी को, जब सीजन चल रहा है फ्लू का, तो मोस्ट लाइकली H1N1 है, ये मान के चलिए, चाहे आपने टेस्ट कराया या नहीं कराया, और ये काफी तेजी से फैलता है। तो देखिए, अभी हमने कहा कि खांसी से फैलता है, स्नीजिंग से फैलता है, एक दूसरे से हाथ लगाने से फैलता है, पास में बात करने से फैलता है। तो ये सब चीजें नहीं करनी है। हाथ धोने चाहिए, जिसको खास करके जो रोगी है उसको भी हाथ धोने चाहिए, जो घर में और व्यक्ति हैं उन सबको भी हाथ धोने चाहिए, और मास्क डालना चाहिए, जिनको नहीं है उनको भी, और जिसको है अगर उसको अलग कमरे में रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मास्क तो उसको भी डालना चाहिए। कम से कम इतनी, और इधर उधर हाथ वगैरह टच नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये जैसे आपको किसी से हैंडशेक किया और अपने नाक पे लगा लिया, तो आपको भी ये थोड़ा ही वायरस लोड अंदर जाके वो मल्टीप्लाई होके डिजीज कर सकता है। ये मिनिमम इतना करना चाहिए, और आपको जैसे हम कोविड में करते थे ऑलमोस्ट वैसी ही प्रिकॉशन, भीड़ वाले इलाकों में ना जाएं, बिकॉज उन सब इलाकों में अब क्योंकि ये फैल रहा है तो किसी ना किसी को होगा। जैसा डॉक्टर बाटी ने बताया कि एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो एसिम्प्टोमेटिक फैलाते हैं ऐसे स्थानों पर। तो आपको अगर जरूरी नहीं है, जो जहाँ गैदरिंग्स हैं उसको अवॉइड करें, हाथ वगैरह धोते रहें, खास करके जो जिसके घर में पेशेंट्स हैं उनको तो खास करके, और उसके पास ना जाए, मास्क डालें, इतना मिनिमम प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो प्रिकॉशन बेहद जरूरी है। डॉक्टर पुण्या, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम लक्षण पर जिस तरह से बात कर रहे हैं कि बुखार आता है, खांसी, सर्दी, सांस लेने में दिक्कत होती है, अक्सर ये भी देखा जाता है कि किसी को बुखार हुआ, दवाई ली और अचानक से बुखार उतर गया, लेकिन खांसी, सर दर्द, बदन में दर्द ये अभी भी बना हुआ है। तब भी क्या आपको जरूरी है कि आप घर पर रहें, प्रिकॉशन लें? क्योंकि कई बार ये सोचा जाता है कि अब बुखार नहीं है तो घर से बाहर जाते हैं, दूसरे लक्षणों को हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। तो कितना जरूरी है कि अगर आपको बुखार उतरने के बाद भी इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो आप सावधानी उसी तरह से बरतें? जी मैम, तो बुखार उतरने के बाद में भी 48 घंटे तक हम लोग ये वायरस को स्प्रेड कर सकते हैं। सो इसके लिए अप टू 48 आवर फीवर फ्री इंटरवल के बाद में ही हमें जो है घर से निकलना चाहिए और एहतियात तोड़नी चाहिए।
WHO के हिसाब से 7 डेज का पीरियड भी ऑन एन एवरेज बोला जाता है कि 7 डेज ऑफ होम आइसोलेशन इज रेकमेंडेड। तो 7 दिन तक जो लोग ना भी कर पाए पर एटलीस्ट बुखार के जो लास्ट बुखार का इंटरवल है उसके 48 घंटे के बाद तक के जरूर करें। खांसी, जैसे कि सर ने कहा था, खांसी और जुकाम तो ऐसे लक्षण है वो रिएक्शनरी होते हैं, जबकि जो बॉडी के इम्यून सिस्टम के रिएक्शन की वजह से आते हैं वो तो कई बार 10 दिन 15 दिन भी चल जाते हैं। और वीकनेस, थकावट भी हमें बुखार का एक अमूमन फील दे सकता है कि बुखार जैसा लग रहा है। पर अगर फीवर विच इज 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि 100 से ऊपर का बुखार या 1 डिग्री बेसलाइन से ऊपर तक जब बुखार आना बंद हो जाए, उसके 48 घंटे के बाद में अमूमन कोई भी इंसान इन्फेक्टिव रहना बंद हो जाता है। बिल्कुल। तो बेहद जरूरी है कि अगर आपका बुखार उतर भी जाता है तब भी आप कम से कम 7 दिन अपनी बॉडी को दे रिकवर होने के लिए, और सावधानी जरूर बरतें। आखिर में समीर जी आपके पास भी आना चाहूंगी कि जिस तरह से हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं और मेन पॉइंट हमारा डिस्कशन का ये भी रहा है कि अगर हम पिछले साल के मुकाबले देखें तो इस बार ये संख्या काफी तेजी से बढ़ती हुई आई है। खासतौर पर अगर हम राजधानी दिल्ली को देखें, कर्नाटक देखें, केरल देखें, तो ये जो ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ ट्रेंड है, तेजी से नंबर सामने आ रहे हैं। राहत की बात यह है कि इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी कम है, लेकिन उस नौबत तक हम ना जाए, किस तरह से समय रहते एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। पॉलिसी के साथ साथ जो वर्ल्ड क्लास अरेंजमेंट है हमारे हॉस्पिटल में, हमेशा सिर्फ यही नहीं, जिस तरह से आपने ही बताया कि अब तो ये पूरे साल का हो गया है, लेकिन जब मॉनसून आता है तो इस तरह की परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा सिस्टम 24/7 हर एक सरकारी और निजी हॉस्पिटल में होना बनता है। हाँ, देखिए, जो सरकार के स्तर पर काम है वो सरकार अपने स्तर पे जिस तरह से सर्विलांस करती है, डेटा को एस्केलेट करती है, और तभी फिर हम इसके बारे में और ज्यादा अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं। पर वायरल इन्फेक्शन तो कई बार वायरल इन्फेक्शन को सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उसको कंटेन कर पाए, वो बहुत ज्यादा अधिक से स्प्रेड ना हो, और हमारी जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको हम मतलब उस तक ये स्प्रेड ना हो। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि देखिए, ये कितना जितना ज्यादा फैलता है उतना ही ज्यादा उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी उस तरह से नहीं होती, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं और वो गंभीर अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो सरकार के स्तर पे तो देखिए वैक्सीनेशन को लेकर थोड़ी ड्राइव चलाई जा सकती है, वैक्सीनेशन को अफोर्डेबल बनाया जा सकता है, स्क्रीनिंग को, टेस्टिंग को अफोर्डेबल बनाया जा सकता है। बट व्यक्तिगत तौर पर बहुत ज्यादा जरूरी है इसको कंटेन करने के लिए, जितना हो सके कि जैसे जब भी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, मेट्रो यूज कर रहे हैं, बस यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, तो वहां पर हमें ध्यान रखना है कि एटलीस्ट वहां हमें जब जिस टाइम संक्रमण फैल रहा है हमें मास्क पहनना है, साथ ही साथ हैंड सैनिटाइजेशन का बहुत ध्यान रखना है, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का आपको ध्यान रखना है कि खांसते छींकते वक्त एटलीस्ट आप रुमाल, टिश्यू पेपर या हाथ का इस्तेमाल करें। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। और खासतौर पे जब भी आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एल्डरली लोगों से मिलते हैं, जब बाहर से आते हैं, तो एटलीस्ट कोशिश करें कि इस तरह का जब संक्रमण फैल रहा है तो आप मास्क पहनकर उनके पास जाएं। ये सब मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है। और धीरे धीरे वैक्सीन जितनी ज्यादा अफोर्डेबल होगी, वैक्सीन को थोड़ा खास तौर पे एल्डरली बुजुर्ग लोगों के लिए, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों के लिए, क्योंकि इसको एनुअली दिया जाता है, हर साल ये जो है लगनी होती है। खास तौर पे अभी हम देखें पोस्ट मॉनसून के बाद सर्दियों तक इसके केसेस काफी ज्यादा बढ़ते हैं, सर्ज काफी ज्यादा बढ़ती है। तो वैक्सीनेशन के ऊपर भी थोड़ा मुझे लगता है और ज्यादा अवेयरनेस होनी जरूरी है। साथ के साथ रेगुलर हमें अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करते रहना जरूरी है, जिसमें कि हमारी नींद ठीक होनी जरूरी है, हमें सनलाइट का एक्सपोजर होना जरूरी है, हाइड्रेशन हमारा ठीक होना जरूरी है, एक्सरसाइज, मूवमेंट, ये सब होनी जरूरी है। क्योंकि जितनी हमारी इम्यूनिटी ठीक रहेगी तो वायरल इन्फेक्शंस तो देखिए आते रहेंगे, सर्च कम ज्यादा होती रहेगी, पर अगर हम जितना हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो वायरल इन्फेक्शन से हमें बहुत ज्यादा बीमारी की गंभीरता नहीं होगी, तो ये बीमारियां आपके आसपास नहीं फटकेंगी। थैंक यू सो मच हमारे सभी एक्सपर्ट का, डॉक्टर चावला, डॉक्टर पुन्या और डॉक्टर समीर भाटिया, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर वक्त खत्म होता है, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।